गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग। जब भी आप ये वीडियो देख रहे हैं, हम हिस्ट्री क्लास 12th के सारे चैप्टर्स लाइन बाय लाइन डिटेल में एक्सप्लेन कर रही थी मैं, और हम इसे डिस्कस कर रहे थे। इसमें अब हम बिल्कुल लास्ट चैप्टर पे पहुंचे हैं, जिसका नाम है फ्रेमिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। तो अभी तक हम ये देख चुके हैं कि कैसे बैटल हुई, लड़ाई हुई। रिवोल्ट ऑफ 1857 का भी हमने देखा। फिर हमने देखा कि कैसे फाइनली अलग अलग मूवमेंट्स हुई, जिसमें ब्रिटिश ने फाइनली कहा कि अब हम इंडिया को छोड़ देंगे। और पिछले चैप्टर में हमने बात की पार्टीशन की, कि 1947 में हम आज़ाद तो हो रहे थे, लेकिन उस चीज़ की खुशी से ज़्यादा जो यहाँ पे लोग थे, जो लोकल पीपल थे, वो किस चीज़ से सफ़र कर रहे थे? पार्टीशन से। उनको अब नॉर्थ वेस्ट या जो नॉर्थ ईस्ट वाले एरिया में रहते थे, उनको मूव करना पड़ रहा था। इंडिया वाले कहीं और जा रहे थे, पाकिस्तान बन गया था। पीपल वर नॉट अवेयर कि क्या करना सही है, क्या गलत है। तो ये सब हम देख चुके थे। अब 1947 में पावर शिफ्ट हो चुकी है, ब्रिटिशर्स जा चुके हैं और इंडिया पाकिस्तान बन चुका है। अब इंडियन जो पॉलिटिशियंस हैं, उनके हाथ में पावर है। यहाँ से अब हम देखेंगे कि किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन बना, क्या क्या इसमें चीज़ें ऐड की गई, क्या हालात थे उस वक्त के, ये सब, और एक नए एरा की शुरुआत। इसमें कुछ ऐसे पॉइंट्स भी हैं जो एमसीक्यू के पॉइंट से बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, वो मैं आपको बताती जाऊंगी। और जो भी क्वेश्चंस मुझे लगेगा कि आ सकते हैं, वो भी हम डिस्कस करेंगे। सो हेलो एंड वेलकम टू सक्सेस लर्निंग। अगर आप चैनल से फर्स्ट टाइम जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को क्लिक कर लेंगे तो हमेशा अपडेटेड रहेंगे वीडियोस से। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा। बाकी सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट अगर करना हो तो वो आप कर लीजिएगा। बाकी हम डिस्कशन शुरू करते हैं। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कब इफेक्ट में आया, ये एक एमसीक्यू के तौर से भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और आपको हर लॉन्ग क्वेश्चन में भी ये मेंशन करना होगा कि 26 जनवरी 1950 ये डेट थी जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इफेक्ट में आया। 1947 के साथ बच्चे कंफ्यूज करते हैं, बट तब हमें आज़ादी मिली थी, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना था। कॉन्स्टिट्यूशन बनने में वक्त लगता है ना, तो वो वक्त लगा था। और ये काफ़ी लॉन्गेस्ट इन द वर्ल्ड, क्योंकि हमारे देश में बहुत सारी अलग अलग तरीके के लोग रहते हैं, अलग अलग रिलीजन्स रहते हैं, अलग अलग कल्चर्स के लोग रहते हैं। तो सबकी बातों को ध्यान में रखते हुए बनाई गई कॉन्स्टिट्यूशन था। तो बीइंग द लॉन्गेस्ट, सबसे लंबा इस दुनिया में जो बना हुआ वन ऑफ दी, वो बना था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसकी जो लेंथ और जो जिस तरीके की कॉम्प्लेक्सिटी थी, वो क्यों ज़रूरी थी? क्योंकि हमारी कंट्री का साइज, जितनी बड़ी हमारी कंट्री है, और हमारी कंट्री की डाइवर्सिटी, मैंने से बताया कि अलग अलग धर्म के लोग यहाँ रहते हैं, अलग अलग भाषा बोलते हैं, अलग अलग बिलीव्स फॉलो करते हैं, सही गलत अपने तरीके से। तो उन सबको साथ में लेके चलने के लिए इस तरीके के कॉन्स्टिट्यूशन को लेंथी और कॉम्प्लेक्स बनाना बहुत ज़रूरी था। और ना ही सिर्फ ये था कि जब इंडिपेंडेंस हुई इंडिया की, तो वो एक लार्ज और डाइवर्स कंट्री तो थी ही, बट वो अभी रिसेंटली डिवाइड भी हुई थी। अभी उस कंट्री में से एक नई कंट्री बनी थी, जो कि 1947 से पहले नहीं एग्जिस्ट करती थी। तो वो चीज़ भी ध्यान में रखनी बहुत ज़रूरी थी कि कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाले लोगों ने इस बात को ध्यान में रखा कि ठीक है, ये डिवीज़न जो हुआ वो हुआ, लेकिन अब हम अपनी कंट्री को साथ रख सकें। उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए आगे चीज़ें ली गई, नेसेसरी एक्शंस लिए गए, ड्राफ्ट किया गया था डॉक्यूमेंट उस तरीके से। और जो भी पास्ट के वूंड्स थे, क्योंकि मैंने से पार्टीशन के टाइम पे आपको बताया कि ये कॉन्स्टिट्यूशन या पॉलिटिकल लीडर्स ने फैसले सुना दिए थे, पर इनको असल में करने वाले तो आम जनता थी, नॉर्मल लोकल पीपल। उनको फेस करनी पड़ रही थी वो चीज़ें। तो अब उन वूंड्स को, वो जो घाव उन्हें इतने टाइम पे मिले, उनको ठीक करने की कोशिश
पास्ट की आज में करने की कोशिश इस कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू की गई। हम अलग अलग क्लासेस, कास्ट और कम्युनिटी के लोग साथ में रहते हैं एक पॉलिटिकल एक्सपेरिमेंट में, उस चीज को भी ध्यान रखना। इमेजिन कॉन्स्टिट्यूशन बनाना कितना बड़ा टास्क उस वक्त के लिए रहा होगा। और हम एक कॉलोनी थे, हमारे ऊपर अंग्रेज राज कर रहे थे, उससे पहले राजा महाराजा रूल करते थे। तो अब फाइनली एक डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन को बनाने की बात हो रही थी, जो कि हेरारकी या डिफरेंस, जहाँ मतलब कहते हैं ना कि राजा का बेटा राजा बनता था, या मतलब वही पावर चली आ रही है, जो कहते हैं कि फैमिली टू फैमिली ही पावर चली आ रही है, वो ना होके अब डेमोक्रेसी की बात हो रही थी। कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम किया गया था दिसंबर 1946 से लेके नवंबर 1949 के बीच में, और फिर 26 जनवरी 1950 को ये इफेक्ट में आया था। इस टाइम में ड्राफ्ट्स बने थे, डिस्कशंस हुई थी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में डिबेट्स होती थी कि क्या सही है क्या गलत है, हर चीज़ पे डिबेट होती थी, चाहे वो हमारे यहाँ की लैंग्वेज की बात हो, चाहे वो वोट देने का अधिकार हो, या वुमेन को कैसे राइट्स मिले, या फिर जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स हैं उनको रिजर्वेशन मिली। इन सब बातों पे बहुत गहरी डिबेट हुई थी। 11 सेशंस हुए थे, ये याद रखिएगा। अगर आप आगे जाके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की भी तैयारी करोगे ना, उसके लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और MCQ पॉइंट से भी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं कि इफेक्ट में कब आया कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग में कितना टाइम था। आप ये नहीं बोलोगे कि 1947 में से इंडिपेंडेंस मिली और तब से उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बस उसी दिन बनाना शुरू कर दिया था। नो, दिसंबर 1946 से नवंबर 1949, इस टाइम फ्रेम के बीच में उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाना शुरू करा था। ये नहीं आप कहोगे क्योंकि यार वो तो डेट याद ही थी तो उसी से कनेक्ट कर लेते हैं, नहीं, ये अलग अलग चीजें, इनको अलग अलग तरीके से याद करना पड़ेगा। चैप्टर के बाद में एक टाइमलाइन बनवाऊंगी, तो वो आप बहुत इंपॉर्टेंट है, वो तो जरूर ही देख लेना। तो 11 सेशंस हुए थे, इसमें 165 डेज में टोटल ई सेशंस हुए थे, और इनमें बार बार रिविजन्स होती थी, डिस्कशंस होती थी, हर एक चीज के लिए कमिटी और सब कमिटीज बनाई गई थी। ऐसा नहीं था कि गिने चुने वही लोग थे वो हर ही चीज पे काम कर रहे थे, कमिटीज बनाई गई थी, सब कमिटीज बनाई गई थी। और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के बीच में काफी डेकेड्स जो हमारे इंडिपेंडेंस को हो गया, तो अब इस कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में क्या क्या चीजें हैं, इस हिस्ट्री जो हमारी बिहाइंड द कॉन्स्टिट्यूशन है, मेकिंग जो कॉन्स्टिट्यूशन की हुई है, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में जिन लोगों ने अपनी आवाज उठाई, जिन्होंने सुना, जिन्होंने इसे फ्रेम किया, उनका क्या विजन था, उनका क्या था कि आगे जाके जब इतने साल हो जाएंगे तब भी हमारे आगे वाली जनरेशन्स इस कॉन्स्टिट्यूशन को यूज कर सके, न्यू नेशन फॉर्म कर सके। उस सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए और आगे की चीजों को भी ध्यान में रखते हुए किस तरीके ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था, इसकी पूरी हिस्ट्री और डिस्कशन के बारे में अब हम देखते हैं। ये एक इंट्रोडक्शन था जिसमें काफी इंपॉर्टेंट MCQ पॉइंट्स थे। अब हम उस वक्त की बात, अब आप इमेजिन करो सिनेरियो चल रहा है 15 अगस्त का 1947। जो लोग नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस या नॉर्थ ईस्ट प्रोविंस में रहते हैं और जो लोग इस एरिया में रहते हैं वो अब वहां जा रहे हैं, ये यहाँ आ रहे हैं, किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा, लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल ठप हो चुका है और डिवीजन हो गया है कंट्री में, ब्रिटिशर्स जा चुके हैं, बहुत सारी कंफ्यूजन्स हो रही हैं। उस टाइम में कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का आप इमेजिन करो सिचुएशन कितनी ज्यादा स्ट्रेसफुल रही होगी। 15 अगस्त 1947 को हम आजाद हुए, पर आजादी के साथ हमें डिवीजन भी मिला। इसके साथ साथ क्विट इंडिया मूवमेंट जो 1942 में हुई थी, ये हमने महात्मा गांधी वाले चैप्टर और पार्टीशन वाले चैप्टर दोनों में क्विट इंडिया मूवमेंट की इंपॉर्टेंस भी बताई थी कि ये मोस्ट पॉपुलर मूवमेंट थी जिसने ब्रिटिशर्स को हिला के रख दिया था कि हम हमेशा यहाँ नहीं रहेंगे, ब्रिटिश राज खत्म होने वाला था। सुभाष चंद्र बोस जो एक आर्मी लेके फ्रीडम की, फॉरेन एड से, बाहर की कंट्री से सपोर्ट लेके वो आ रहे थे कि हम ब्रिटिश के अगेंस्ट लड़ेंगे। ये जो पॉपुलर रॉयल इंडियन नेवी आर्मी बॉम्बे में थी और अलग अलग सिटीज में 1946 में,
लेट 1940 से एक मास प्रोटेस्ट वर्कर्स में जो काम कर रहे थे या किसान थे वो प्रोटेस्ट करने लग गए थे अलग अलग जगहों पे इंडिया के। स्ट्राइकिंग फीचर ये था कि हिंदू और मुस्लिम लगभग एक यूनिटी के साथ, देखा जाए तो पॉलिटिकल फैक्टर था कि डिवीजन हुआ, अदरवाइज लोग तो ठीक है थोड़े बहुत क्लैशेस मैं मानती हूँ क्योंकि लोग अलग अलग रहते हैं, बट देखा जाए तो दो लोगों में भी अलग ओपिनियन होते हैं, थोड़ी बहुत नोकझोंक तो घर में भी होती है। तो इंडिया में इतने सारे लोग रहते हैं, अलग अलग कम्युनिटीज रहती है, थोड़ी बहुत नोकझोंक पहले भी होती थी, इट्स ओके। 1947 का रिवोल्ट भी हमने साथ में लड़ा, क्विट इंडिया मूवमेंट में भी सब साथ में आए, हम साथ थे। बट वो जो पॉलिटिकल डिवीजन था, वो आइडियोलॉजी जो पॉलिटिक्स की मैच नहीं कर पा रही थी, कि कांग्रेस पावर नहीं शेयर कर पा रही थी मुस्लिम लीग के साथ, मुस्लिम लीग को लग रहा था कि ब्रिटिश के जाने के बाद हमारा क्या होगा, वो कंफ्यूजन ने ही कहीं ना कहीं इस डिवीजन को बढ़ा दिया। तो हिंदू मुस्लिम यूनाइटेड होके इस पॉपुलर अपसर्ज जो अंग्रेजों भारत छोड़ो था उसमें साथ मिलके आए। टू लीडिंग इंडियन पॉलिटिकल पार्टीज कांग्रेस और मुस्लिम लीग, जो कि एक सेटलमेंट पे नहीं पहुंच पाई थी रिलीजन के कारण, सोशल हार्मनी के कारण, वो भी इकट्ठी आई। ग्रेट कैलकाटा किलिंग्स हुई अगस्त 1946 में, जिसके कारण नॉर्थ और ईस्टर्न इंडिया ये जो दो हिस्से हैं इनमें रायट्स शुरू हो गए थे, वायलेंस बढ़ गया था, मैसेकर्स, जिसके कारण ट्रांसफर ऑफ पॉपुलेशन, जब पार्टीशन हुआ तो अनाउंस किया गया कि भाई आप लोग जो पाकिस्तान वाले एरिया में जाना चाहते हैं वो वहां चले जाएं। पाकिस्तान में अनाउंसमेंट हो रही थी जो हिंदू हैं जो इंडिया जाना चाहते हैं वो वहां चले जाएं। तो इंडिपेंडेंस डे जब 15 अगस्त 1947 को मनाया जा रहा था तो खुशी थी, एक होप था आगे के देखते हुए कि अब हमारा एक नया भविष्य है, अब हम आजाद हो चुके हैं। पर मुस्लिम्स तब भी बहुत सारे इंडिया रह गए थे, हिंदू और सिख ऐसे भी थे जो पाकिस्तान में रह गए थे, जिनकी वर नाउ फेस्ड विद क्रूअल चॉइस। उनको एक जो चूज करना था, पार्टीशन हो गया, हम आजाद हो गए, लेकिन जो मुस्लिम इंडिया में हैं उनको चूज करना था कि क्या वो इंडिया में रहें या पाकिस्तान में रहें। ठीक उसी तरह जो हिंदू और सिख कम्युनिटी पाकिस्तान में थी उनको चूज करना था कि हम कहाँ रहें। तो ये जो सदर्न डेथ और स्क्वीजिंग अपॉर्चुनिटी थी दोनों की तरफ, वो काइंड ऑफ एक ऐसी चीज थी जिसने हजारों करोड़ों लोगों को रिफ्यूजी बना दिया था। मुस्लिम्स ईस्ट और वेस्ट की तरफ मूव कर रहे थे, हिंदू और सिख वेस्ट बंगाल या फिर पंजाब की तरफ, जो पंजाब का ईस्टर्न हाफ जो आज भी हमारे देश का हिस्सा है वो वहां मूव कर रहे थे। एक दूसरा चीज थी स्केर्सली लेस सीरियस प्रॉब्लम जो उस वक्त नए नेशन ने फेस की, वो थी प्रिंसली स्टेट्स। क्योंकि हमारे देश में उस वक्त जब इलेक्शंस भी हुए तो ब्रिटिश ने जब बाद में बोला था तो उन्होंने कहा था कि ठीक है कांग्रेस भी है, मुस्लिम लीग भी है और प्रिंसली स्टेट्स भी हैं। प्रिंसली स्टेट्स को ब्रिटिश ने बिल्कुल नहीं छेड़ा क्योंकि दे वर लॉयल टुवर्ड्स ब्रिटिश, तो वो उनको एंड तक उनके लिए कोई सोल्यूशन नहीं छोड़ के गए थे। तो प्रिंसली स्टेट्स जो थी ये भी एक कम सीरियस बट ये भी एक इश्यू था। ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ ब्रिटिश राज अप्रोक्सीमेटली 1/3 ऑफ द एरिया जो था वो इनके कंट्रोल में आता था। ये नवाब्स और महाराजाज होते थे जिनको ब्रिटिश क्राउन ने ये टाइटल दे रखा था, और मतलब वो अपने एरिया को जिस भी तरीके से राज करना चाहे उस जगह पे वो कर सकते थे। तो जब ब्रिटिश इंडिया को छोड़ के गए तो कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस जो ये प्रिंसेस का था इसके बारे में कुछ क्लियर नहीं था कि इनका क्या होगा। कुछ जो महाराजास थे उन्होंने ये सोचा कि जो ये वाइल्ड ड्रीम ऑफ इंडिपेंडेंट पावर इन इंडिया, कि उनको लगा कि अब क्या होगा, ये अलग अलग देश बन जाएंगे, जो जो प्रिंसली स्टेट्स हैं ये अलग अलग पार्टीशन होंगे और अलग अलग देश बनेंगे। अब इसमें इस बैकग्राउंड में जब ये वाली डिस्कशन भी चल रही थी कि अब इन प्रिंसली स्टेट्स का क्या हो, ठीक उसी वक्त कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली भी मिल रही थी, डिबेट कर रही थी कि अब असेंबली के अंदर कि अब क्या करना है क्या नहीं करना है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की मेकिंग के बारे में अगर हम बात करें तो मेंबर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ये यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के बेस पे इलेक्ट नहीं हुए थे। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज आज की डेट में है 18+, नो मैटर वो मेल है वो फीमेल है,
वो रिच है, वो पुअर है, वो किसी भी कैटेगरी, किसी भी कल्चर, किसी भी रिलीजन से बिलोंग करता हो हमारी कंट्री में, वो वोट डाल सकता है, इंडियन सिटीजन ऑब्वियसली। तो लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज नहीं थी। इन द विंटर्स ऑफ 1945 और 1946 प्रोविंशियल इलेक्शंस हुए थे इंडिया में। प्रोविंशियल लेजिस्लेटर्स के जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो थी वो मेनली वहां पे जितने भी मेंबर्स थे उनमें एक पार्टी की डोमिनेशन थी, वन पार्टी, वो थी कांग्रेस। पहले मुस्लिम लीग थी पर मुस्लिम लीग तो पाकिस्तान में चली गई। द कांग्रेस स्वेप्ट द जनरल सीट्स ऑफ प्रोविंशियल इलेक्शन, ये तो हमने डिस्कस भी किया था 1937 से, जब हमने 1947 में 10 ईयर में गैप देखा था कि कैसे इस वक्त तो मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज में भी कांग्रेस की सत्ता बनी थी, लेकिन इन 10 सालों में अब क्या हुआ था, जनरल इलेक्शंस में तो कांग्रेस ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन मुस्लिम लीग ने मुस्लिम सीट्स वाले एरियाज में बहुत अच्छा परफॉर्म किया। लीग ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को बॉयकॉट किया था। उन्होंने कहा कि ये हमारी डिमांड ऑफ पाकिस्तान को सप्रेस कर रहे हैं और उन्होंने कहा हमें सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए। सोशलिस्ट ने भी इनिशियली अपनी विलिंगनेस नहीं शो की थी टुवर्ड्स कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली और उन्होंने ये कहा था कि ये तो अंग्रेजों की बनाई हुई चीज है जिसपे ही हम चल रहे हैं, तो ट्रूली ऑटोनॉमस नहीं था ये। इनफैक्ट 82% ऑफ द मेंबर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली व कांग्रेस। तो आप ये नहीं कह सकते कि इसमें ये यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज तो था ही नहीं, उल्टा पार्टी मेजॉरिटी में थी। कांग्रेस हाउएवर वाज नॉट अ पार्टी विद वन वॉइस। कांग्रेस के अंदर भी बहुत से डिविजन्स थे। इट्स मेंबर्स हैड डिफरेंट ओपिनियंस एंड क्रिटिकल अबाउट द इशू, क्योंकि अब हम सबको आजादी तो मिल गई थी, हमारा सपना था, पर सबकी अलग ड्रीम्स थी कि आजाद इंडिया, इंडिपेंडेंट इंडिया दिखेगा कैसा, सब अपने तरीके से इसको बनाना चाहते थे, थॉट्स में डिवीजन थे। कुछ मेंबर्स सोशलिज्म के आइडिया से इन्फ्लुएंस थे, कुछ कहते थे डिफर्ड ऑफ लैंडलॉर्डिज्म, कुछ कम्युनल पार्टीज की तरफ क्लोज थे और कुछ कहते थे एजर्टिवली सेक्युलर होना चाहिए क्योंकि ऑलरेडी एक बार पार्टीशन हो गया, अब कम्युनिटीज की हमें डिस्कशन बिल्कुल नहीं करनी चाहिए और हमें सेक्युलरिज्म करना चाहिए। थ्रू द नेशनल मूवमेंट कांग्रेस मेंबर्स ने लर्न किया डिबेट करना अपने आइडियाज के बारे में पब्लिक में और नेगोशिएट करना, क्योंकि आपकी बात कंप्लीटली नहीं मानी जा सकती तो दूसरे की भी नहीं मानी जाएगी, कहीं ना कहीं आपको नेगोशिएट करना पड़ेगा। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में भी मेंबर्स डिड नॉट सिट क्वाइट, एक डिस्कशन होती थी, डिबेट होती थी, हर चीज को लेके बहुत बातों पे ध्यान देना पड़ता था। आप देखो ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का हिस्सा है, इसमें आप देखोगे यहाँ पे सरदार वल्लभ भाई पटेल बैठे हैं, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का एक सेशन चल रहा है। द डिस्कशन विद इन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो होती थी वो अपने ओपिनियन एक्सप्रेस करते थे और वो कहते थे कि उनके ओपिनियन जो थे वो पब्लिक के ओपिनियन होते थे। रिपोर्टर्स ने न्यूज़पेपर्स में भी इन डिबेट्स को पब्लिकली दिखाया, लोग पढ़ा करते थे और क्रिटिसाइज करते थे, काउंटर क्रिटिसाइज करती थी प्रेस कि किस तरीके से ये चीज की जा रही है और कहीं ना कहीं इसने कंसेंसस की अल्टीमेटली रीच किया हर स्पेसिफिक इशू पे। एक कलेक्टिव पार्टिसिपेशन होती थी ताकि हर चीज का ध्यान रखा जा सके। जो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज थी उनकी प्रोटेक्शन, उनकी मदर टंग का भी ध्यान दिया गया, उनके रिलीजन का, उनकी माइनॉरिटीज को स्पेसिफिकली सेफ गार्ड किया गया। दलित्स एट द एंड ऑफ ऑल द कास्ट ऑपरेशन एंड रिजर्वेशन ऑफ सीट्स इन गवर्नमेंट बॉडीज, कल्चरल राइट्स दिए गए, सोशल जस्टिस, पब्लिक डिस्कशंस वर डिबेटेड, हर चीज डिबेट हो रही थी कि कैसे करना चाहिए और कैसे नहीं। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में 300 मेंबर्स थे, ऑफ दीज 6 मेंबर्स वर पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट। 3 कांग्रेस से थे, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और राजेंद्र प्रसाद। जवाहरलाल नेहरू ने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को मूव किया था, इसने नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया को प्रपोज किया था, हॉरिजॉन्टल ट्राई कलर, जो कि हमें पता है सबसे ऊपर केसरी, सैफरन, फिर बीच में व्हाइट और फिर डार्क ग्रीन, इक्वल प्रोपोर्शन में इनको, और फिर बीच में नेवी ब्लू कलर का आपका चक्र। इस तरीके से हमारे नेशनल फ्लैग को प्रपोज किया गया था। पटेल ने मोस्टली, जो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, उन्हें माना जाता है कि उन्होंने हमारे जो ये प्लेड अ की रोल इन ड्राफ्टिंग सेवरल रिपोर्ट्स
और अपोजिट व्यूज को रिकंसाइल करने की भी कोशिश की थी। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इन्होंने प्रेसिडेंट ऑफ असेंबली का रोल प्ले किया था। डिस्कशन सही तरीके से हों, कंस्ट्रक्टिव हों, लोगों को हर बात एक्सप्रेस करने का मौका मिले और उस टॉपिक पे, ये नहीं कि भटक जाए टॉपिक से, ये सब बातों का डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने एज अ प्रेसिडेंट बहुत ध्यान रखा था। कांग्रेस का ये जो ट्रायो था, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इनके अलावा एक इम्पॉर्टेंट मेंबर थे लॉयर एंड इकोनॉमिस्ट B.R. अम्बेडकर। ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ ब्रिटिश रूल अम्बेडकर पॉलिटिकल ओपोनेंट थे कांग्रेस के। और लेकिन गांधी जी के एडवाइस पे जब इंडिपेंडेंस मिली तो उन्होंने यूनियन कैबिनेट को एज अ लॉ मिनिस्टर ज्वाइन किया और उन्होंने चेयरमैन की रोल भी प्ले किया था ड्राफ्टिंग कमेटी का। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि B.R. अम्बेडकर लॉ मिनिस्टर भी थे और वो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन भी थे। दो और लॉयर्स K.M. मुंशी ये गुजरात के थे और अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर ये मद्रास के थे। ये दो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम इन चार लोगों का नाम तो याद रख लेते हैं, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और B.R. अम्बेडकर। लेकिन K.M. मुंशी और अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर, इन दोनों का नाम भी आपको याद रखना है क्योंकि इन्होंने ड्राफ्टिंग कमेटी के कॉन्स्टिट्यूशन के टाइम पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। ये 6 मेंबर्स थे और इनके अलावा 2 सिविल सर्वेंट्स थे जिन्होंने इनको असिस्ट किया था, वो थे B.N. रॉ। ये कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थे जिन्होंने बैकग्राउंड के जो पेपर्स थे उनको क्लोजली स्टडी किया और दूसरी कंट्रीज के पॉलिटिकल सिस्टम को भी देखा और रिसर्च किया कि कौन सा अच्छा है और कौन सा नहीं है, उस पर भी उन्होंने डिस्कशन की थी। एक दूसरे चीफ ड्राफ्ट्समैन थे S.N. मुखर्जी। इन्होंने भी बहुत कॉम्प्लेक्स जो प्रपोजल्स होते थे उनको ठीक क्लियर लीगल लैंग्वेज में जो सबको समझ आ सके उसमें लिखा, क्योंकि जो लीगल टेक्निकल टर्म्स होती है ना वो बहुत कॉम्प्लेक्स होती हैं, हर इंसान को नहीं समझ आती हैं। तो इसको थोड़ा इजी वे में करने के लिए इन्होंने उस चीज को किया था। तो ही इज द अनदर चीफ ड्राफ्ट्समैन। Ambedkar himself had a responsibility of guiding the draft constitution assembly and 3 साल लगे इसको प्रिंट करने में, रिकॉर्ड करने में, डिस्कशंस रही, 11 बल्कि वॉल्यूम्स बने। उसके बाद एक्सट्रीमली इंटरेस्टिंग है कि मेंबर्स ऑफ असेंबली अपनी बात को एक्सप्रेस कर रहे थे। कभी कभी इतना होता था कि सबके बिल्कुल अलग व्यूज होते थे, कॉन्फ्लिक्टिंग आइडियाज होते थे, वो एक्सप्रेस करते थे पॉलिटिकल इकोनॉमिक सिस्टम ऑफ नेशन और हर चीज को लेके अलग अलग डिबेट्स हुआ करती थी, डिस्कशंस रखी जाती थी और फिर फाइनली एक नेगोशिएट करके या फिर सबकी बात को ध्यान में रखते हुए एक पॉइंट पे पहुंचा जाता था। जब ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जा रहा था 1946 के और जब 1950 में ये फाइनली इम्प्लीमेंट हुआ, इस टाइम में क्या विजन था जो कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे थे उनका और किस बातों को ध्यान में रखा उन्होंने, वो द विजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी तक हमने जो भी कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में देखा, इनमें 2-3 क्वेश्चंस भी इंपॉर्टेंट बनते हैं कि उस वक्त क्या सिनेरियोस थे और इम्पॉर्टेंट कौन से लोग थे जिन्होंने की रोल प्ले किया। सिमिलरली MCQ के तौर से भी बहुत इंपॉर्टेंट डेट्स और नेम हमने डिस्कस किए हैं। कोई भी डाउट हो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इस चैप्टर से रिलेटेड जो बुलेट नोट्स और टाइमलाइन भी मैं आगे वीडियो बनाऊंगी, तो आप वो भी देख सकते हो, उससे आपको एक क्विक रिविजन मिलेगी। तो अगर कोई भी डाउट हो तो बता दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल से फर्स्ट टाइम जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर लीजिएगा। मिलती हूँ मैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।